बेटे की शादी करना चाहती थी, लेकिन वो कहता था मैं गूंगी लड़की से शादी करूंगा। बहुत ढूंढने के बाद एक गूंगी लड़की मिल गई। मैंने जल्दी ही अपने बेटे की शादी उस लड़की से करवा दी। मेरा बेटा रोज बहू को लेकर छत पर सोने चला जाता और कहता नीचे बहुत गर्मी है, मगर जब बहू सुबह नीचे उतरती तो बहुत थकी होती। वो मुझे इशारे से कुछ समझने की कोशिश करती, लेकिन मेरा बेटा उसे डांट कर अंदर ले जाता। अब मुझे शक होने लगा क्योंकि बहू बहुत कमजोर होती जा रही थी। एक रात में इस राज का पता लगाने के लिए छत पर छुपकर बैठ गई। कुछ देर के बाद बहू और बेटे को देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि मैं अपने बेटे की शर्त से परेशान हो चुकी थी। मैंने एक लड़की पसंद की और अपने बेटे को दिखाई, लेकिन वो बोला मुझे खूबसूरत लड़की नहीं, गूंगी लड़की से ही शादी करनी है। मैं अजीब सी परेशानी में घिर गई। मेरा बेटा शुरू से ही बहुत खामोश और गहरी सोच में गुम रहता था, इसीलिए मैं अच्छी तरह जानती थी कि वो मजाक नहीं कर रहा है। एक बार मैंने उसे समझाते हुए कहा, बेटा अगर तुम अभी शादी नहीं करना चाहते तो ठीक है, पर यह गूंगी लड़की क्यों? उसने कहा कि गूंगी लड़की इंसान नहीं होती क्या बेटा, ऐसी बात नहीं है। अगर मैंने तुम्हारे लिए गूंगी लड़की ढूंढी तो लोग हम दोनों का मजाक उड़ाएंगे। उसने कहा, माँ मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे लोगों की बातों से कोई मतलब नहीं है। मैं शादी करूंगा तो गूंगी लड़की से ही करूंगा। बेटे की जिद के आगे मैंने हार मान ली। मैं चाहती थी मेरे बेटे का घर बस जाए, क्योंकि मेरा एक ही बेटा था। जब सोनू 2 साल का था तो उसके पापा इस दुनिया से चल बसे थे। इस वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी। लोग मेरी दूसरी शादी करना चाहते थे, मगर मैंने सोनू की वजह से शादी नहीं की। मुझे सोनू से बहुत प्यार था, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। मैं चाहती थी कि मैं और सोनू दोस्त की तरह रहे और एक दूसरे से हर बात शेयर करे, पर मैं नाकाम रही। सोनू खोया खोया सा रहता था। मुझे लगा बाप की कमी महसूस करता होगा, मगर बड़ा होने के बाद भी गुमसुम रहने लगा। फिर मैंने सोचा कि सोनू की शादी हंसमुख लड़की से करूं, जो सोनू से बहुत सारी बातें करे और सोनू ठीक हो जाए। पर इस बार भी मैंने सोनू की ख्वाहिश के आगे हार मान ली और गूंगी लड़की ढूंढने लगी, लेकिन गूंगी लड़की मिल ही नहीं रही थी। मैं बहुत परेशान बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और एक औरत आई। इस औरत को मैं पहचान गई। वो लोगों के घर खाने पीने की चीज मांगा करती थी। वो बहुत गरीब थी। मुझे लगा कुछ खाने पीने की चीज मांगने आई होगी। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। उसने कहा, नहीं दीदी, आज मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। मैंने सुना है आप बहुत परेशान है। आपके बेटे ने शर्त रखी है कि वो गूंगी लड़की से शादी करेगा। मेरी एक बेटी है जो गूंगी है। अगर आप अपने बेटे की शादी करना चाहे तो मैं खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से कर दूंगी। मैं उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई। उसने कहा, दीदी अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ कर दीजिएगा। इतना कहकर मेरा जवाब सुने बगैर वो चली गई, लेकिन मैं कई दिन तक भी कोई फैसला नहीं कर पाए, इसीलिए मैंने सारी बात सोनू को बताई। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा उठा, लेकिन मैंने कहा, एक फकीरनी की बेटी से तुम्हारी शादी कैसे कर दूं? लेकिन सोनू ने कहा, उन्हें बता दो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैंने कहा, बेटा एक बार और सोच समझ लो, बिना कहना कैसी लड़की पसंद की है। सोनू ने कहा, माँ मुझे ये रिश्ता मंजूर है, बस मेरी यही शर्त है, लड़की गूंगी हो फिर चाहे किसी फकीरनी की बेटी ही क्यों न हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसकी बात पर मैंने सर हिला दिया। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। मैंने महसूस किया सोनू बेचैन है। उसने कहा, मैं जल्द ही उसके घर जाकर उसका हाथ मान लूं, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। सोनू की बातों ने मुझे हैरान कर दिया। उसने शादी की इतनी जल्दी मचाई कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। खैर 2 दिन बाद मैं आरती के घर गई। वो हमें देखकर खुश हो गई। वो समझ गई कि मैं उसकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। उसे हमें बैठाया और अपने बेटी सुधा को लेकर आई। उसकी बेटी बहुत खूबसूरत थी। मैंने इशारों इशारों में सोनू को देखा। सोनू ने भी इस शादी के लिए हाँ कर दी। मैंने उस दिन बेटे के सामने हार मानकर बिना कुछ सोचे समझे शादी तय कर दी। दीदी मेरी बेटी पूरी तरह से गूंगी नहीं है। भगवान ने उसे आवाज नहीं दी, लेकिन ये सब की बातें सुन सकती है, बस बोल नहीं सकती। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, चलो अच्छी बात है, हमें इसके साथ इशारों में बात नहीं करनी पड़ेगी, हम जो कहेंगे ये समझ जाएगी। हाँ दीदी, सोनू ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, मैं इस शादी के लिए इंतजार नहीं कर सकता। अगर अगले हफ्ते आप ये शादी करो तो हम तैयार हैं। सोनू की बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया। इस लड़के को शर्म नाम की कोई चीज है भी नहीं। बड़ों के सामने ये अपना ही फैसला सुनाने लगा, और शादी की इतनी भी जल्दी क्या है, ये इतना बेचैन क्यों है? इस बात पर मैंने आरती की तरफ देखा। उसे कोई एतराज नहीं था। रिश्ता तय करने के बाद हम अपने घर आ गए और वो वक्त भी आ गया जब सोनू की शादी थी। सोनू की शादी सादगी से हुई और सुधा दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। सुधा बहुत खूबसूरत थी। मैंने उसे देखकर सोचा, काश ये बातें करती तो कितना अच्छा होता। कुछ रस्मों के बाद मैं सुधा को सोनू के कमरे में छोड़ आई। मेरे दिमाग से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। मेरे बेटे की शादी हो चुकी थी। मैं अपने आप को बहुत सुकून महसूस कर रही थी। मैं अपने बेटे का फर्ज पूरा कर चुकी थी। सुबह जब सोकर उठी तो अपनी बहू बेटे के लिए नाश्ता बनाया और उनके कमरे में दे आई। सोनू बहुत खुश लग रहा था। मैं नाश्ता देकर आ गई। थोड़ी देर बाद सोनू कमरे से बाहर आया। मैंने पूछा, बेटा पत्नी कैसी लगी? उसने मुस्कुरा कर कहा, माँ मुझे जैसे लड़की चाहिए थी सुधा बिल्कुल वैसी ही है। सोनू की बात सुनकर मुझे तसल्ली हुई। मेरा बेटा खुश था।
तो मैं खुश थी। वो बाहर चला गया तो सुधा मेरे पास आई और इशारों में बोली मैं काम कराऊं। मैंने कहा नहीं बेटी, तुम्हें कुछ दिन आराम करना है, इसके बाद सबसे पहले तुम मीठा बनाओ गई, उसके बाद काम करती रहना। मुझे बताओ तुम्हें खीर बनानी आती है? खीर तुम्हारे पति को बहुत पसंद है। उसने उदासी में ना में सर हिला दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सीखा दूंगी। दिन तो ठीक गुजर गया। जब रात आई तो मेरा बेटा कहने लगा माँ आज सुधा और मैं छत पर सोएंगे, कल भी सारी रात बहुत गर्मी लगी थी। मैं सोनू की बात सुनकर हैरान थी क्योंकि सर्दियां आने वाली थी तो कमरे में गर्मी कैसे। खैर मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, शायद इन दोनों को प्राइवेसी चाहिए होगी तभी छत पर जाने की बात कर रहे हैं। दोनों छत पर सोने चले गए। मैं अपने कमरे में आ गई। सुबह जब सुधा नीचे आई तो बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही थी। कल तो इस वक्त बहुत खुश नजर आ रही थी, पर आज क्या हुआ? मैंने सुधा का हाथ पकड़ते हुए बोला बेटा क्या बात है, बुझी बुझी लग रही हो? सुधा मुझे इशारे से कुछ बताने लगी। मैं कुछ समझ नहीं पाई कि सोनू आ गया और डांट कर कमरे में जाने को कहा। सुधा सोनू की बात सुनकर कमरे में चली गई। मैं नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता बनाकर जब मैं कमरे में लेकर जाने लगी तो मुझे सोनू की आवाज सुनाई दी। वो सुधा को डांट रहा था। सुधा मेरी एक बात याद रखना, हम पति पत्नी के बीच जो कुछ भी है हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए। मैं तुम्हें हरगिज इजाजत नहीं देता कि तुम मेरी पर्सनल बातें मेरी माँ के साथ शेयर करो। ये मत समझना कि घर से बाहर चला जाऊंगा तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। तुमने मेरी माँ को क्या बताया है? अगर मुझे कुछ भी ऐसा वैसा पता चला तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं सोनू की बात सुनकर दंग रह गई। मैं थोड़ी देर बाद उनके कमरे में गई। सोनू बिल्कुल नॉर्मल था और सुधा के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। नाश्ता देकर मैं कमरे से बाहर आ गई और सोचने लगी न जाने सोनू की परवरिश में मैंने कौन सी गलती कर दी है। कुछ दिन गुजर गए। एक दिन मैं सुधा के साथ किचन में काम कर रही थी तो मैंने उसके चेहरे को बड़ी गौर से देखा। उसका चेहरा मुझे मुरझाया हुआ लग रहा था, थका थका लग रहा था। मेरे घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी मगर सुधा मेरे घर आकर बहुत कमजोर हो गई थी। इससे अच्छी तो वो अपनी गरीबी में थी। एक दिन मैंने सुधा से पूछा कि बेटा तुम्हें ये कोई परेशानी है? तो इसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उससे कहा तुम्हारी माँ जब मुझसे पूछेगी कि मेरी बेटी इतनी कमजोर हो गई है तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? सुधा की आंखें आंसुओं से भीग गई। उसने मुझे इशारों से बताया कि उसे सोनू से बहुत डर लगता है। उसकी बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। मैं बोली सोनू से तुम्हें डर क्यों लगता है? सुधा एकदम फूट फूट कर रोने लगी और मेरे सीने से लग गई। उसकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मैंने कहा मुझे सब कुछ खुलकर बताओ, मैं सोनू की खबर लूंगी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ लिया। आप ये बात सोनू से मत करना, वो मुझ पर गुस्सा करेंगे। मैंने उसे समझाया तुम बेफिक्र रहो, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। शाम को जब सोनू घर आया तो मैं दोनों को गौर से देखने लगी तो साफ साफ नजर आ रहा था कि दोनों के बीच कुछ तो जरूर है। सुधा की हालत देखकर मैंने सोच लिया था कि आज मैं इस रात से पर्दा हटा कर रहूंगी। रात हुई तो सुधा और सोनू छत पर सोने चले गए। उन दोनों की छत पर जाते ही मैं सोचने लगी कि मुझे सब कुछ अपने आंखों से देखना है कि आखिर माजरा क्या है। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी और छत पर पहुंचते ही सामने का मंजर देखकर मेरा दिल दहल गया। मेरी आंखें शर्म से झुक गई। मैं खिड़की से देखने लगी तो सुधा और सोनू निर्वस्त्र बैठे हुए थे। सोनू अपने सामने सुधा को बैठाकर जलती हुई आग में कुछ डालकर मंत्र पढ़ता जा रहा था। ये अंधविश्वास का माजरा था। मेरा बेटा अंधविश्वास में फंस चुका था। मुझे दोनों को बचाना था पर मैं क्या कर सकती थी? सोनू तो वैसे ही मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। मैंने धीरे से पुलिस को फोन कर दिया और सारा माजरा समझा दिया। सोनू अपनी बगल में बड़ा सा खंजर रखे हुए था। उसे देखकर लगता था कि आज वो सुधा की बलि देने वाला है। मैं दुआ कर रही थी कि पुलिस जल्द से जल्द आ जाए क्योंकि मेरे अंदर इतनी जान नहीं थी कि सोनू को ये सब करने से रोक सकती। कुछ देर में पुलिस आ गए। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। पुलिस तुरंत ही ऊपर कमरे में पहुंच गई। सोनू सुधा की बलि देने ही वाला था तभी पुलिस ने गन दिखाते हुए जान से मरने की धमकी दी। पुलिस ने सोनू को पकड़ लिया। मैं सुधा के पास गई और बड़ी सी चादर से सुधा को ढाका। सुधा मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपने बेटे और बहू को इस गुनाह से बचा लिया था। पुलिस ने जब सोनू से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा था, मैं बहुत परेशान था। एक दिन मेरे दोस्त ने बाबा जी के पास जाने को कहा। बाबा जी ने पूछा क्या तुम्हारी शादी हुई है? मैंने कहा नहीं। तो बाबा जी ने कहा जल्द से जल्द शादी कर लो और अपनी नई नवेली दुल्हन को अपने सामने निर्वस्त्र बैठे के एक मंत्र पढ़ो। 1 हफ्ते की पूजा के बाद उसकी बलि दे दो जिससे तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, तुम बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। पर ये काम मुश्किल था क्योंकि किसी भी लड़की से मैं शादी करता तो वो मेरी माँ को बता देती, इसीलिए मैंने गूंगी लड़की से शादी करने का फैसला किया क्योंकि वो किसी को भी बता पाएगी। आज मैं सुधा की बलि देने वाला था। सोनू से ये सब सुनने के बाद मैंने इसके एक थप्पड़ जड़ा और कहा मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी कि तुम इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद अंधविश्वास में फंस गए। काफी पूछताछ के बाद उसने बाबा का एड्रेस दिया। पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार कर लिया और सोनू को एक मानसिक डॉक्टर को दिखाया और उसे यह विश्वास दिलाया गया कि तंत्र मंत्र जादू टोना कुछ नहीं होता, किसी की बलि देने से कोई इंसान अमीर नहीं हो जाता। धीरे धीरे कुछ दिनों बाद सोनू ठीक हो गया। अब सोनू और सुधा बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं।
आज मुझे पता चला एक माँ को अपने बच्चों का घर बसाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सोनू और सुधा बहुत खुश थे। मैंने उन्हें गले से लगा लिया। सोनू की शादी के बाद मुझे लग रहा था कि मैं अपनी जिम्मेदारी से आज़ाद हो चुकी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। एक माँ अपने बच्चों की जिम्मेदारियों से तब तक आज़ाद नहीं होती जब तक अपने बच्चे अपनी गृहस्थी में पूरी तरह खुश न हो।